साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो पुश और पुल, पुश यानी कि धक्का देना, पुल यानी खींचना, तो धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तु की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन के दो एग्जाम्पल देना है। तो दो एग्जाम्पल आपको मैंने लिखवाए थे कि जो रबर बॉल है या मार्बल की जो बॉल है वो स्मूथ सरफेस पे मतलब मूव करती है, और उसके बाद क्या होता है कि एक ही वाला लिखवाया था, और फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। उसके बाद सेकंड जो एग्जाम्पल था वो था कि एक बच्चा है, वो जैसे बच्चे वाला जो एग्जाम्पल है वो वाला बताया था। उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स काज ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें दो एग्जाम्पल ऐसे देने हैं जो जिनके द्वारा जैसे कोई फोर्स यानी बल लगाया जाता है तो किसी वस्तु की जो शेप है उसमें चेंज आ जाए। कि जैसे अब तुमको मैंने दो एग्जाम्पल आपको इसके अंदर से लिखवाए थे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल था आपका कि जो एक बैलून होता है, बैलून पे जैसे अपन प्रेशर देते हैं, दोनों हाथों से दबा के उसको प्रेशर करते हो तो उसकी शेप में चेंज आ जाता है। दूसरा एक स्टील की जो प्लेट है उसका एग्जाम्पल लिखवाया था कि जब उसको बीटेड यानी कि उसको हथौड़ी से, हैमर यानी हथौड़ी से जब अपन बीट करते हैं तो वो 4-5 बार उसको जैसे ठोकते हैं या बीट करते हैं तो क्या होता है कि वो उसकी जो प्लेट की जो शेप है उसमें चेंज आ जाता है। उसके अलावा ये दो एग्जाम्पल अच्छे से लर्न कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स एट द रॉक। कि जो वेल यानी कुआं, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है, पुल यानी कि खींचना पड़ता है, रस्सी से खींचना पड़ता है जब हम कुएं से पानी निकालते समय। ए सेकंड बी का, ए चार्ज्ड बॉडी फिल इन द ब्लैंक्स एंड अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट। कि जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु को क्या करती है, एक मतलब एक चार्ज और एक अनचार्ज वस्तु अब क्या कर देती है, अट्रैक्ट करती है। उसके बाद सी, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुल इट। कि जो सामान से लदी हुई ट्रॉली को चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पुल यानी खींचना पड़ता है। उसके बाद डी, द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट फिल इन द ब्लैंक्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। कि जो किसी चुंबक का नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के अनदर मतलब दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, रिपल्स करता है, मतलब प्रतिकर्षित करता है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो while taking aim at the target, see them release the arrow which begins to move towards the target
बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। अब ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, और इनके ऑप्शन दिए हैं मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप और ये अट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपका आ जाता है कि टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइड फोर्स द काज ए चेंज इन इट्स शेप। कि जो धनुष को, जैसे आर्चर मतलब धनुष को जब अपन स्ट्रेच यानी कि जब खींचने के लिए जो धनुर्बल पर एक जो बल लगता है जिसके कारण उसकी क्या हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। बी द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इन एन एग्जाम्पल ऑफ ए मस्कुलर फोर्स। कि जो धनुष को जैसे खींचने के लिए धनुर्धर को द्वारा जो बल लगता है वो कौन से बल का उदाहरण है, मस्कुलर फोर्स, यानी कि पेशीय जो बल लगता है वो बल का उदाहरण है। उसके बाद सी द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन ए स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्टैक्ट फोर्स। कि जो तीर की गति, एरो यानी तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के जो उत्तरदायी जो बल है वो कौन से फोर्स यानी बल का उदाहरण है, कॉन्टैक्ट फोर्स। जब तक तीर में और जो धनुष बाण जैसे अपन चलाते हैं तो क्या होता है कि इनमें जब तक कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा जब तक वो नहीं चलाया जा सकता। उसके बाद है डी वाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इट टारगेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट्स आर ड्यू टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड ड्यू टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एयर। तो जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो उस पर लगने वाला कौन सा बल होता है, वायु में कौन सा बल लगता है और इसमें कौन सा बल लगता है, एक तो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और एयर के अंदर क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है यानी कि घर्षण बल लगता है। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट excreting the force and the object on which is act states of effect of the force in each case। कि जो इन स्थिति जो ये स्थितियां दी हुई हैं इन स्थितियों में बल लगाने वाले कारक जिस पर बल लग रहा है उसको पहचानना है और इस स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई देता है उसके भी लिखना है। यानी कि इन वस्तु पर जो बल लग रहा है उसको भी बताना है और इस स्थिति में जैसे बल के क्या क्या प्रभाव दिखाई देते हैं उसको भी अपने को बताना है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका ए वाला, स्क्वीजिंग एज ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिगर्स इज एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। कि जो रस निकालने के लिए नींबू के जो टुकड़े हैं उसको क्या करना है, उंगलियों से दबाना है, जैसे निचोड़ते हैं ना अपन नींबू को, इस तरीके से उसमें बताना है कि कौन सा फोर्स लगता है। उसके बाद आता है आपका, अब इस तरीके से ये एक एक करके बताना है कि कौन सा फोर्स इसमें लगता है। अब सबसे पहले आ जाता है आपका, अब उसके बाद सेकंड है
टेकिंग आवर पेस्ट ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब। अब जैसे ये पेस्ट है उस पर जो है वो किस तरीके से इसमें कौन सा बल लगता है। दंत मंजन की जो जब पेस्ट बाहर निकालते हैं दबा के तो कौन सा लगता है। इसके बाद ए लोडेड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग वाइल ए अदर एंड ऑन ए बुक फिक्स्ड हुक इन द टू ए वॉल। कि जब दीवार पे लगे हो कि जो लटकी कमानी को दूसरे सिरे पर जो बाहर लटकता है उसके बारे में बताना है। एन एथलेटिक मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर बार एट ए सर्टेन हाइट। कि ऊंची कूद करते समय जब खिलाड़ी है वो निश्चित ऊंचाई की छड़ को जैसे पार करता है उसमें कौन सा बल लगता है। तो सबसे पहले अपन लेंगे ए वाला, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिगर्स इज एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। कि रस के निकालते समय नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। तो इसमें जो फिंगर्स है वो क्या होती है, फिंगर्स है वो लेमन। और इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या होता है कि लेमन जूस इज एक्सट्रैक्ट आउट। जब फोर्स लगाते हैं तो क्या है कि जो लेमन जूस है वो बाहर निकल रहा है, इसका ये प्रभाव हो रहा है। उसके बाद सेकंड में टेकिंग आउट पेस्ट ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब। इसी तरीके से जो इसका फिंगर्स है वो टूथपेस्ट हो गया और इसके इफेक्ट क्या है कि ट्यूब में से क्या होता है टूथपेस्ट बाहर निकल रहा है। उसके बाद ए लोड जो है वो स्प्रिंग है और उसके बाद द स्प्रिंग एक्सपेंडेड हो रही है। उसके बाद एथलीट्स जो है वो क्या है, उसके जो लेग्स है, हार्ट है, लंग्स है, ये उसके एथलेटिक्स के फिंगर्स आ जाएंगे। और इसके बाद इफेक्ट इसमें क्या होगा कि ही क्लेंस द हाइट। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ए ब्लैक स्मिथ हैमर ए हॉट पीस ऑफ आयरन while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? कि जो एक औजार बनाते समय जब कोई भी हैमर टूल्स जैसे ब्लैक स्मिथ यानी कि जो लोहार होता है वो जैसे टूल्स यानी कि औजार बनाता है और वो क्या करते हैं कि गर्म लोहे के जो टुकड़ा होता है उसको जोर जोर से पीटता है। पीटने के कारण क्या होता है कि जो लोहे के टुकड़े होते हैं वो किस प्रकार प्रभावित करता है। मतलब औजार बनाते समय लोहे के टुकड़े को पीटता है, इस प्रकार वो किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसके लिए जो ब्लैक स्मिथ होता है यानी लोहार होता है वो क्या करता है, लोहे के टुकड़े को पीटता है तो वो क्या होता है, लोहे का टुकड़ा क्या हो जाता है, फ्लैटनेस यानी कि चपटा हो जाता है और पतला हो जाता है। और इसके बाद उस पर बल लग रहा है। हैमरिंग क्या करता है, आयरन के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगाने पर उसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, एन इन्फ्लेटेड बैलून वाज pressed against a wall after a has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might to be responsible for the attraction between the balloon and the wall? कि जो एक फुलाए हुए जो गुब्बारा होता है उसके टुकड़े को रगड़कर दीवार पर दबाया गया तो देखते हैं कि दीवार पर गुब्बारा चिपक जाता है। यानी कि उसको एक जैसे गुब्बारा होता है उसको एक कोई रेशम वगैरह का कोई कपड़ा वगैरह होता है उससे अपन रगड़ते हैं तो दीवार पर जैसे लगाया जाता है तो दीवार पर चिपक जाता है। तो दीवार और जो बैलून होता है उसके बीच में जो आकर्षण है उसके लिए कौन सा फोर्स है
जिसके कारण वो चिपक जाता है। तो इसके लिए हो जाता है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी कि स्थिर विद्युत बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है, जिसके कारण जो बैलून है वो किस पे चिपक जाता है, दीवार पर चिपक जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑफ ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर होल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट ड्यू टू नॉट ब्रिंग ए चेंज इट इज स्टेट ऑफ मोशन। कि जो जैसे अपने हाथ में जैसे पानी से भरी हुई बाल्टी है, आप लटके हुए हैं पानी से भरी बाल्टी को लेके, और बाल्टी में कई प्रकार के जो बल लगते हैं, फोर्स लगते हैं, उनके बारे में बताना है। और बाल्टी पर लगने वाले इन बतों जिससे फोर्स लगते हैं, इनकी गति में अवस्था में क्यों परिवर्तन नहीं होता। तो तुमको बताया था कि जो बकेट है, अब इसमें कौन सा फोर्स लगता है, जो पानी से भरी बाल्टी को जैसे लटके हुए हैं, तो उसमें जैसे फोर्स, और कौन सा, जैसे बाल्टी को लटका के खड़े हुए हैं पानी से भरी बाल्टी को, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी बाय अर्थ, यानी कि पृथ्वी के द्वारा लगाया वाला गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। उसके बाद जो वाटर है वो बकेट के अंदर भरा हुआ है, और उसके बाद इसमें जो बल लगता है, जैसे उसको पकड़े हुए हैं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ लगता है। और इसके अलावा माई बॉडी आल्सो दैट इज नो डिफॉर्मिंग इफेक्ट, आई विल फील टायर्ड। और उसके बाद हम क्या करते हैं, बाल्टी को पकड़े पकड़े खड़े रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमको कैसा महसूस होता है, हम थके हुए होते हैं, महसूस होने लग जाता है, हमको टायर्ड होते हैं, टायर्ड फील करते हैं हम। और हम कुछ जैसे पकड़े पकड़े हम क्या कर जाते हैं, थक जाते हैं। तो ग्रेविटी बाय अर्थ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय अर्थ, ये वाला बल लगेगा, और उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगी उससे, कि हम उसको ज़्यादा देर पकड़े रहेंगे तो हम क्या जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ए रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड upward to launch a satellite in a orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. कि किसी उपग्रह को उसकी कक्षा से जैसे प्रमोचित किया जाता है, तो क्या होता है कि रॉकेट ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया, जैसे ऊपर की ओर जैसे छोड़ते हैं कि नहीं, तो प्रमोचन मंच को छोड़ते समय रॉकेट पे जो कौन कौन से फोर्स यानी बल लगते हैं, उनके बारे में बताना है। तो रॉकेट को जब ऊपर की तरफ प्रमोचित किया जाता है, तो दो प्रकार के फोर्स लगते हैं। एक तो सबसे पहले ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एक्टिंग टूवर्ड्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस बाय एयर पार्टिकल्स। एक तो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और उसके बाद क्या लगता है, अपना जो एयर के द्वारा, एयर जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार रॉकेट को जब ऊपर की ओर प्रमोचित किया जाता है, तो दो प्रकार के बल लगते हैं, दो प्रकार के फोर्स लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ड्रॉपर with a nozzle kept in water, air and the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to. तो जब किसी ड्रॉपर का पानी में रखकर
उसको बल्ब को जैसे दबाते हैं तो ड्रॉपर की जो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है और दिखाई देती है, और वे जब बल्ब को हटा देते हैं तो ड्रॉपर में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। इस प्रकार जब ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कौन कौन से कारण होते हैं, उनमें से कोई एक टिक करना है। सबसे पहले है प्रेशर ऑफ वाटर, पानी का दाब, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल, उसके बाद शेप ऑफ रबर बल्ब, रबर के बल्ब की आकृति, और चौथा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। तो जब किसी ड्रॉपर में पानी भरकर जब बल्ब को दबाते हैं तो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलते हैं, और उसमें बल्ब को के दाब को हटा लेने के बाद क्या होता है, उसमें ड्रॉपर में पानी भर जाता है। तो जब ड्रॉपर में पानी चढ़ जाता है तो कौन सा उसमें लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब लगता है। तो इस चैप्टर के अंदर ये सभी क्वेश्चन अच्छे से आप लर्न कर लेना, फिल इन द ब्लैंक समझो उसको कि क्या कौन कौन से बल लगते हैं, और इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।